के फंडे में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज हम डिस्कस करने जाएंगे बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे थर्मल एक्सपेंशन को। लेकिन थर्मल एक्सपेंशन शुरू करने के पहले हमको एक बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी होगी, दैट इज टेम्परेचर। अब बच्चों, टेम्परेचर की डेफिनेशन आपने काफी बचपन से सीख रखी है। आपको टेम्परेचर सीधे सीधे पता होता है कि इट इज नथिंग, इट इज मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। कोई बॉडी कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, ये हमें कौन बताता है? टेम्परेचर बताता है। बेसिकली हॉटनेस या कोल्डनेस एक रिलेटिव क्वांटिटी है। मान लीजिए मेरे एक बॉडी है, जैसे सपोज मेरी बॉडी मान लेते हैं, मेरी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री मान लेते हैं एग्जांपल, राइट? अब कोई ऑब्जेक्ट अगर 40 डिग्री पे होगा तो मुझे गर्म लगेगा, और कोई ऑब्जेक्ट 35 या 30 डिग्री पे होगा तो मुझे ठंडा लगेगा। लेकिन अगर मेरी बॉडी 10 डिग्री पे होती, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती, तो 35 डिग्री वाले और 40 डिग्री वाले जिसके ऊपर जितने भी टेम्परेचर वाली बॉडीज है, ये सब मुझे क्या लगती? ये सब मुझे एक हॉट बॉडी लगती। ठीक है, चलिए अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, दैट इज डिफरेंट स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। अभी डिफरेंट स्केल्स ऑफ मेजरमेंट हम क्या मेजर करेंगे? हम मेजर करेंगे टेम्परेचर। सो बेसिकली टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं थर्मोमीटर। अभी थर्म बेसिकली हीट को रिप्रेजेंट करता है, और मीटर आपको पता है किसी भी डिवाइस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लगाते हैं थर्मोमीटर। अब ध्यान से देखिए, यहां पर a thermometer can be graduated in following scales। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट स्केल्स है, स्टैंडर्ड स्केल्स है। पहली स्केल केल्विन स्केल या इसको एब्सोल्यूट स्केल भी बोलते हैं। दूसरी सेंटीग्रेड या सेल्सियस स्केल, जिसको हम डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और थर्ड फ़ारेनहाइट स्केल, डिग्री एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ आपको वीनस स्केल दिख रही होगी, मुझे तो नहीं दिख रही, शायद आपको भी नहीं दिख रही होगी। अब मैं आपको आज एक तरीका बताऊंगा कि आप अपनी स्केल खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, और अगर मान लो मैं स्टैंडर्ड स्केल में थोड़े वेरिएशन कर दूं, तो हम वेरिएशन कैसे लाते हैं हम ये भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक चीज समझना चाहिए कि बेसिकली स्केल को कैलिब्रेट कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं। देखते हैं, मान लीजिए कोई टेम्परेचर मेरे को रिप्रेजेंट करना है किसी स्केल में, तो मैं मान लेता हूं कि पी स्केल में, जो किसी टी टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक, कैपिटल टी लिख देता हूं ताकि आपको कैपिटल टी टेम्परेचर के लिए हो जाएगा, है ना? अब आपको दो चीज, स्टैंडर्ड चीज लेनी होती है, एक बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर और दूसरा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर आप अपनी स्केल के हिसाब से, अपने स्टैंडर्ड तरीके से कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। बस अगर आपने इतना कर लिया तो आपको स्केल बनाना हो गया आसान। अब यहां पर हम Pt माइनस P किसका? आइस पॉइंट का। ठीक है, मतलब वो टेम्परेचर डिफाइन करना है जहां पे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर आइस में कन्वर्ट होता है। ठीक, फिर आपको यहां पे लिखना है P बॉइलिंग, जहां पे वाटर बॉइल होता है, माइनस P, बेसिकली P प्रेशर नहीं है, P टेम्परेचर है आपकी स्केल में, है, माइनस P आइस। ठीक, अब ये चीज क्या है मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, हमें पता है कि आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे जमती है। ठीक, अब सेल्सियस ने क्या किया था, उसने अज्यूम कर लिया था कि 0 वैल्यू मेरी लोअर वैल्यू होगी। ठीक, तो ये 0 वैल्यू से अज्यूम कर ली, और बोला कि जो हायर वैल्यू होगी, बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो क्या होगा? 100 डिग्री होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट उसने 100 अज्यूम कर लिया। सिमिलरली डिफरेंट साइंटिस्ट आए, उन्होंने लोअर पॉइंट और हायर पॉइंट अपनी स्केल के अकॉर्डिंग खुद सेट कर लिया। आप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब एक्चुअली में अगर मेरा बॉडी टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं मैं डिफरेंट स्केल से, तो बेसिकली मेरा टेम्परेचर तो सेम है। ठीक है, तो सारी स्केल में जो वैल्यू आनी चाहिए वो सेम आनी चाहिए। लेकिन जो हमने ग्रेजुएट किया स्केल को, जो कैलिब्रेट किया स्केल को, तो कैलिब्रेट करने के लिए उनकी जो वैल्यूज आएगी, जो रीडिंग आएगी, बेसिकली रीडिंग सब में डिफरेंट आएगी।
ठीक है, अब देखिए, बट वो सारी रीडिंग एक ही बॉडी के टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेगी। अब देखो यहां पर हमको पता है कि स्टैंडर्ड स्केल में मान लेता हूं सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट और वीनस। ठीक है, मैं आपको सिखा रहा हूं कि आप अपनी स्केल कैसे बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं। मान लीजिए कि हमें कोई टेम्परेचर मेजर करना है सेल्सियस स्केल में, सेंटीग्रेड स्केल में। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग बच्चों आइस पॉइंट क्या है, सेल्सियस ने लोअर पॉइंट को 0 ले रखा था। ठीक है, लोअर पॉइंट को क्या लिया 0, हायर पॉइंट को क्या लिया, हायर पॉइंट को लिया हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड, आपको पता होगा, और लोअर पॉइंट को लिया उसने 0। बेसिकली यहां पर एक चीज और है, आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ये क्या शो करता है, P बॉइलिंग माइनस P आइस, ये शो करता है नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द स्केल, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द स्केल। सो उसने बेसिकली स्केल ली और स्केल को क्या किया 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से आपको समझ में आ गया होगा ये। अब आगे बढ़ते हैं। केल्विन ने क्या किया, केल्विन ने बोला कि नहीं 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 नहीं, मैं एब्सोल्यूट 0 केल्विन को मानूंगा, एब्सोल्यूट 0 केल्विन को मानूंगा। तो उसने बोला नहीं, मेरे हिसाब से जो लोअर पॉइंट होगा जहां पे आइस जमना चाहिए वो 273 होगी। ठीक है, तो इसने लोअर पॉइंट को ले लिया 273, बेसिकली 273.16 होता है, पर ठीक है अप्रॉक्स, है ना। हायर पॉइंट को क्या लिया उसने बोला नहीं, हायर पॉइंट को लूंगा मैं 373 और लोअर पॉइंट को क्या लूंगा मैं 273। इसने भी नंबर ऑफ डिविजन कितने किए बच्चों, कॉमन सेंस लगा के बताओ, इसने भी नंबर ऑफ डिविजन 100 ही किए, लेकिन इसने लोअर पॉइंट 0 नहीं लिया, इसमें लोअर पॉइंट क्या लिया 273, हायर पॉइंट लिया 373। अब तीसरा सेंटेंस है, उन्होंने बोला अच्छा आप लोग स्केल बना रहे हो, मैं बनाऊंगा। तो इन्होंने स्केल बनाई, इन्होंने बोला जो लोअर पॉइंट है वो 32 लूंगा अपनी मर्जी, और जो हाईएस्ट पॉइंट है वो 212 लूंगा, मर्जी मेरी, कुछ भी ले लो। तो उन्होंने बोला ठीक है 212 हाईएस्ट पॉइंट ले लो, उन्होंने ले लिया हाईएस्ट पॉइंट। इसका मतलब बच्चों को पता नंबर ऑफ डिविजन कितने लिए, उन्होंने नंबर ऑफ डिविजन लिए 180, आपको दिख रहा होगा यहाँ माइनस करके 180 आ जाएगा। तो उन्होंने स्केल को जहां पे केल्विन ने और सेल्सियस ने 100 डिविजन लिए थे, ये भाई साहब आए इनने 180 डिवीजन ले लिए, उतने ही लिया आपने। ठीक, चलिए अब एक काम करता हूं, मैं आपको अपनी स्केल दिखाता हूं। यहां पे आप अपनी स्केल कैसे जनरेट करेंगे ध्यान से देखना। मैं ले रहा हूं लोअर पॉइंट, कुछ भी लेना आपकी मर्जी है, लोअर पॉइंट को ले रहा हूं मैं 0, ठीक है, और हायर पॉइंट को ले लेता हूं मैं 80। अब बताओ बच्चों नंबर ऑफ डिविजन कितने होंगे 80। अब मैं पूछूं मेरी स्केल के अकॉर्डिंग, वीनस स्केल के अकॉर्डिंग जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कितना होगा वाटर का 80 वी। ठीक है, जैसे यहाँ पे सी होता है वहां पे 80 वी होगा। अब देखो तो ये क्या आएगा v माइनस लोअर पॉइंट डिवाइडेड बाय 80 माइनस 0। कैसे समझ आएगा आपको? ठीक है, अब देखो अब यहां पे अगर हम पूरी इक्वेशन में देखें तो आपको दिख रहा होगा ये c/100 है, ये k माइनस 273/100 है, ये f माइनस 32/100 है, बाय 180 है 180, और ये v/80 है। ठीक है, तो देखो डिनोमिनेटर में अगर 20 कॉमन निकाल के मैं कैंसिल करता हूं तो क्या बचेगा c/5 इज इक्वल्स टू k माइनस 273/100 इज इक्वल्स टू f माइनस बाय 5, 20 निकाल देना, f माइनस 32 20 भाग में निकाल बाय 9 इज इक्वल्स टू v/4। अब आपके पास आ गया है ये ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला। बच्चों ये फॉर्मूला लगाओ और एक स्केल से दूसरी स्केल में कन्वर्जन आपका हो गया है बेहद 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 आसान। सीधा फॉर्मूला लगाओ, आंसर दे। अब ध्यान से देखो, अगर मैं सेल्सियस स्केल को केल्विन स्केल में कन्वर्ट करूंगा, केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करूंगा, तो दोनों को इक्वेट कर दिया जाएगा c इक्वल्स टू k माइनस 273। ठीक, क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 कैंसिल हो जाएगा। और आपको पता ही होगा बचपन से कि सेंटीग्रेड स्केल में अगर मैं 273 ऐड कर देता हूं तो वो सीधे सीधे कहां चले जाता है केल्विन में, मतलब 27 डिग्री सेंटीग्रेड कितने केल्विन के बराबर होगा। तो यहां पे देखो 27 प्लस 273 यू विल गेट 300 केल्विन, मींस 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल्स टू 300 केल्विन। क्या चीज समझ में आई आपको? बहुत बढ़िया। अब देखिए सिमिलरली हम कोई भी दो स्केल को कन्वर्ट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं।
जैसे मैं सेल्सियस को ले रहा हूं तो हो जाएगा C/5 is equals to F minus 32 by 9। करेक्ट। चल अब किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं? वो क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जहां पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की रीडिंग सेम होगी, राइट? तो मैं मान लेता हूं कि सेल्सियस की रीडिंग x है, फ़ारेनहाइट की भी रीडिंग x है, मान लिया। तो दोनों का x कंपेयर करते हो तो जाएगा x/5 is equals to x minus 32 by 9। क्लियर? अब देखो ये होता जाएगा, ये हो जाएगा 9x equals to 5x minus 5 into 3 15 तो ये गया 160। ठीक, चल तो ये जाएगा 4x is equals to minus 160 means x equals to minus 40 degree। minus 40 डिग्री सेंटीग्रेड और minus 40 फ़ारेनहाइट दोनों सेम वैल्यू देंगे आपको, समझ में आया? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। टेम्परेचर की बात करने के बाद हम बात करेंगे दोस्तों हीट की। अब ये हीट बेसिकली हीट टेम्परेचर से रिलेटेड टर्म है। कैसे रिलेटेड है? आपको पता है वाटर फ्लो फ्रॉम हायर हाइट टू लोअर हाइट, या मैं ऐसा बोलूं हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक है? अब बेसिकली हीट का सिग्निफिकेंस तभी होता है जब वो ट्रांजिट करती है, जब वो फ्लो करती है। ठीक है? अब हीट इन अ बॉडी या हीट ऑफ अ सिस्टम, बेसिकली हीट इन अ बॉडी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है अब देखो तो हीट होती क्या है? बेसिकली हीट इज नथिंग, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एक एनर्जी का फॉर्म है। इट ट्रांसफर्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, राइट? जैसे आपने एनर्जी के बारे में सुना होगा, एनर्जी की नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। सिमिलरली हीट ऑलवेज ट्रांसफर्स फ्रॉम द हायर टेम्परेचर बॉडी टू द लोअर टेम्परेचर बॉडी, राइट? अच्छा, अब बेसिकली जो बॉडी हीट को रिसीव करती है, ठीक है, सो वो उस बॉडी के लिए वो हीट इंटरनल एनर्जी बन जाती है। अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मैं बोलूंगा उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। मतलब इंटरनल एनर्जी को सीधा सीधा टेम्परेचर से रिलेट कर सकते हैं। ठीक बात? चलिए अब बात करें इसकी एसआई यूनिट की। इसकी एसआई यूनिट होती है जूल्स और इसकी एक और यूनिट है वो होती है कैलोरी। 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.18 जूल, या अप्रोक्सीमेटली मैं इसको 4.2 जूल भी बोल सकता हूं। अब कैलोरी की बात हम थर्मोडायनामिक्स में बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन आप ये समझिए एक कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। ये स्टैंडर्ड है, इसीलिए जो टेम्परेचर डिफरेंस 1 डिग्री का है वो हमने 14.5 से 15.5 तक लिया है। ठीक है? चलिए, तो ये बेसिक चीज आप हीट के बारे में ध्यान रखिए। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज की जिसका हमें बेसब्री से इंतजार है, थर्मल एक्सपांशन। अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि थर्मल एक्सपांशन मतलब थर्म मतलब हीट के कारण एक्सपांशन। अगर हीट के कारण एक्सपांशन हो रहा है, इसका मतलब क्या क्या फैक्टर्स इसमें यूज होंगे और हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे देखते हैं बच्चों। देखिए कुछ बुक्स में ऐसा लिखा होता है कि मान लीजिए आपने किसी बॉडी को रखा एक टेबल पर, नॉर्मल किसी सरफेस पर रख दीजिए एक बॉडी जिसका कोई टेम्परेचर है। अब हमेशा याद रखना जब भी किसी बॉडी का टेम्परेचर होता है उस बॉडी के पास एनर्जी होती है। किसी बॉडी के पास अगर एनर्जी है तो बेसिकली उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो वाइब्रेट कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। ठीक है? अपने को फील नहीं होता, वो मॉलिक्यूलर लेवल की बात है। ठीक है? चलिए, तो जो पार्टिकल्स का मोशन लगातार होता रहता है। अब होता क्या है, जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, जैसे मैंने टेम्परेचर क्या बढ़ाया तो क्या वो जो एम्पलीट्यूड है ऑसिलेशन का, जो पार्टिकल पहले ऐसे ऐसे घूम रहे थे अब वो ऐसे ऐसे घूमने लग जाएंगे, ज्यादा एम्पलीट्यूड पे घूमने लग जाएंगे। तो इस कारण मेटल में छोटा सा इलॉन्गेशन आ जाता है, दैट इज कॉल्ड द थर्मल एक्सपांशन। ये कुछ बुक्स में गिवन है
लेकिन 100% सही आंसर ये नहीं है। जो एक्यूरेट एकदम 100% सही एक्सप्लेनेशन है वो बेसिकली इसकी पोटेंशियल एनर्जी कर्व के बेसिस पे दिया जाता है। तो देखते हैं कि बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी कर्व क्या है। अब आपको चीज पता लग गया कि भाई अगर थर्मल एक्सपेंशन है मतलब टेंपरेचर इंक्रीज करने से बॉडी के जो डायमेंशन है वो इंक्रीज होंगे, ठीक है। बॉडी का डायमेंशन क्या बच्चों इंक्रीज होंगे। अब ध्यान से यहां पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ मैंने ग्राफ बनाया पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर मैं नॉर्मल टेंपरेचर प्रेशर की बात करूं, अगर मैं एक बॉडी को या एटम को या मतलब पूरे गैस मॉलिक्यूल्स को लेके मैंने बहुत सारे को अब मैं स्टडी कर रहा हूं, मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है। अभी ग्राफ बनाया जैसे तो मुझे ये ग्राफ कुछ ऐसा मिला पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, ठीक। अभी पोटेंशियल एनर्जी यहां पे आपको दिख रहा है मिनिमम है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट इज मिनिमम। जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है। एनर्जी मिनिमम स्टेबिलिटी मैक्सिमम, ठीक है। याद रखना एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अब देखो ध्यान से अब क्या हुआ, तो मुझे यहां पर जब पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस r0 थी, ठीक है, सभी पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस क्या थी r0 थी, ठीक। उसी को बोलते हैं इंटर एटॉमिक डिस्टेंस एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर। अब मैंने क्या किया उस रॉड को हीट करना स्टार्ट किया, ठीक है। जैसे उस रॉड को मैं हीट करूंगा, हीट करा तो क्या होगा, हीट करने से जो उसकी एनर्जी है वो बढ़ गई। क्या बढ़ गई बच्चों एनर्जी बढ़ गई। मान लो कि ये टेंपरेचर अब यहां आ गया, टेंपरेचर मान लीजिए T1, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा जैसे ही मैंने हीट किया एनर्जी बढ़ गई। अब एनर्जी बढ़ गई तो यहां पर दो वैल्यूज आ गई मेरे पास, एक वैल्यू आ गई है R1 और ये दूसरी वैल्यू आ गई R1 डैश, ठीक। अब यार ये R1 और R1 डैश क्या है, बेसिकली ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है। तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस दोनों के साथ इंटर एटॉमिक डिस्टेंस तो एक ही आना चाहिए। आपका प्रश्न 100% लॉजिकल है और मैं एक्सप्लेन भी उसको लॉजिकली करूंगा। आप ध्यान से देखिए ये बेसिकली दो मॉलिक्यूल्स के बीच में मिनिमम डिस्टेंस है, ठीक है, और ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस है। इसका मतलब अब जितने भी हमें मॉलिक्यूल्स मिलेंगे उनकी इस डिस्टेंस से कम कोई डिस्टेंस नहीं मिलेगी और इस डिस्टेंस से ज्यादा कोई डिस्टेंस नहीं मिलेगी। आया मतलब क्या होगा कि हर दो एटम के बीच में अब डिस्टेंस फिक्स नहीं है, वो वेरी हो रही है। मिनिमम इतनी हो सकती है और मैक्सिमम इतनी हो सकती है। ये चीज समझ में बहुत खूबसूरत। अब मैंने टेंपरेचर बढ़ा दिया, मैंने टेंपरेचर बढ़ा दिया, मैं यहां ले आया इसको, तो मुझे ये मिली R2 और ये मिला R2 डैश, ठीक। अब आपको समझ में आ गया R2 डैश क्या है। हाँ R2 वो वैल्यू है जो आपको सेपरेशन मिनिमम मिलेगा। जब आप सारे पार्टिकल्स को देखोगे तो किसी भी दो पार्टिकल्स के बीच में मिनिमम सेपरेशन मिलेगा आपको R2, इससे छोटा सेपरेशन मिलना पॉसिबल नहीं है। और जो मैक्सिमम सेपरेशन मिल जाएगा दोनों पार्टिकल्स के बीच में वो R2 डैश होगा। क्या चीज समझ में आई आपको? अच्छा, तो ये मिला आपको मिनिमम, ये मिला मैक्सिमम सेपरेशन। सिमिलरली फर्स्ट वाले केस में क्या मिला मिनिमम मैक्सिमम। अब मैं एक केस और लेता हूं, अगर मैंने एक केस उठ दिया तो आपको यहां मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा नीचे बना देता हूं उसको, तो यहां पे R3 और R3 डैश ऐसा बन जाएगा। अब यहां से हम एक्सपांशन प्रूफ कैसे करते हैं वो ध्यान से देखिए, वो इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहां की बात करूं तो ये तो एक ही डिस्टेंस है आपको, ठीक है। अब देखिए यहां पर मुझे R1 यहां मिला, R2 यहां मिला, तो आपको बच्चों दिख रहा होगा कि ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज्यादा है। तो जो एवरेज निकालूंगा क्या वो एवरेज डिस्टेंस यहां है इस पॉइंट में एवरेज, ठीक है। अब देखो और टेंपरेचर बढ़ा है तो एक पॉइंट यहां मिला, एक पॉइंट यहां मिला। जो एवरेज सेपरेशन होगा क्या एवरेज सेपरेशन लगभग यहां है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मिड पॉइंट। अच्छा, अब आपको एक चीज समझ आई होगी कि भाई जो पहले एवरेज सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स R0 थी, अब वो धीरे धीरे बढ़ती
आर नॉट से ज्यादा होती जा रही है, इसका मतलब एवरेज सेपरेशन बढ़ता जा रहा है टेम्परेचर के साथ। और अगर एवरेज सेपरेशन बढ़ गया तो गारंटीड पार्टिकल में या रॉड में इलॉन्गेशन होगा ही होगा, उसके डायमेंशन चेंज होंगे ही होंगे। आया समझ? सो कोई भी आपसे पूछे कि व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट लॉजिक फॉर थर्मल एक्सपेंशन, द करेक्ट आंसर इज द एसिमेट्रिक नेचर ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ। पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ सिमेट्रिक नहीं है, इसीलिए थर्मल एक्सपेंशन होता है। या मैं ऐसा बोलूं जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं बॉडी के डायमेंशन बढ़ जाते हैं। समझ में? अब देखिए, मान लेता हूं मैं एक चीज, मान लेता हूं कि अगर सिमेट्रिक ग्राफ होता तो मैं सिमेट्रिक ग्राफ बनाता हूं। अगर ग्राफ कुछ कैसा होता, सिमेट्रिक होता। अब सिमेट्रिक होता ऐसे भी बना सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे कोई बोल नहीं है ना, ऐसे भी बना सकते हैं इसको। ये बना दिया सिमेट्रिक ग्राफ, ठीक है। चलो मोर प्रिसाइज तो इसका ऐसे ही बनाना चाहिए। ये ओरिजिन यहां शिफ्ट करता हूं, ये अब देखो तो आपको पता पड़ गया कि यहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। पोटेंशियल एनर्जी क्या बच्चों? मिनिमम। अभी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो डिस्टेंस कुछ आगे आर नॉट, ठीक है। अब मैं क्या करूं, अब मैंने बढ़ाया टेम्परेचर बढ़ाया यहां आ गया तो एक डिस्टेंस यहां, एक डिस्टेंस यहां, r1 r2 डैश। अब इसका एवरेज लूंगा तो क्या वो यही आएगा, मतलब कोई नेट इलॉन्गेशन नहीं होगा। सिमिलरली r2 डैश। तो इसका अब आपको एक चीज दिख रही होगी यहां से कि यार अगर ग्राफ सिमेट्रिक होता तो टेम्परेचर बढ़ाने से इलॉन्गेशन कभी भी नहीं होगा, क्योंकि एवरेज सेपरेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर? तो बेसिकली ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए सिमेट्रिक होता है लेकिन ऑपोजिट साइड में, जैसा ऐसा होता, ये ग्राफ को थोड़ा और अच्छा बनाऊं, ऐसे ये ऐसा होगा कुछ, ठीक। अब ध्यान से इस ग्राफ में और उस ग्राफ में अंतर ये है कि यहाँ पे ये जगह कम है और ये जगह ज्यादा है। एसिमेट्रिक तो है लेकिन राइट साइड में जगह क्या है? कम। तो जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाया, ध्यान से देखना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ाया तो पहले सेपरेशन यहाँ था, अब एवरेज कहाँ जाएगा? यहाँ। फिर टेम्परेचर बढ़ाया तो इसका और इसका एवरेज कहाँ जाएगा? यहाँ। मतलब पार्टिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएगा। पार्टिकल क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट। तो ये भी ग्राफ गलत है। एक मात्र ग्राफ सही है वो ये, और वही प्रैक्टिकली हमें मिलता भी है और हम प्रैक्टिकली देखते भी हैं कि जैसे ही मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया वहां हुआ एक्सपेंशन। अब आपने देखा होगा ये काफी कॉमन फिनोमेना है। आपने देखे होंगे जो वायर्स लगे होते हैं हमारे, जो बाहर टावर्स होते हैं उसमें जो वायर्स होते हैं वो कभी भी स्ट्रेट नहीं होते, वो ऐसे सैग करते होते हैं, ऐसे लूज होते थोड़े से, ठीक है। और गर्मियों में आप देखेंगे तो गर्मियों में काफी लूज हो जाते हैं, लटक जाते हैं बिल्कुल, और ठंड में थोड़े टाइट हो जाते हैं। उसका रीजन यही है थर्मल एक्सपेंशन। बच्चों जब भी इंस्टॉल करते हैं वो सेटअप तो थोड़ा सा वायर लूज रखते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, गर्मी आई तो लटक गए, और ठंड आई जब टेम्परेचर घट गया बहुत ज्यादा तो वो क्या हो जाता है? टाइट। मान लीजिए उन्होंने एकदम टाइट वायर बांध दिया और ठंड आ गई, ठंड में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, वायर में डैमेज हो जाए, वायर टूट जाए, ठीक है। और बढ़िया एग्जांपल देखिए, आपने रेलवे ट्रैक देखे होंगे तो बेसिकली हर रेल के बीच में जो ट्रैक होता है, ट्रैक पे देखोगे आप तो गैप्स होती है। गैप्स क्यों होती है पता है? क्योंकि जब भी टेम्परेचर ज्यादा हो, मान लो गर्मी का सीजन है और उसके ऊपर ट्रेन चल रही है, तो एक टेम्परेचर गर्मी के कारण और दूसरा हीट प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रेन ऑन द ट्रैक, उसके कारण क्या होता है? जो रेलवे ट्रैक्स में थोड़ा सा एक्सपेंशन आ जाता है। अभी एक्सपेंशन आ गया तो ट्रैक अगर एकदम चिपका दूंगा तो ब्रेक हो जाएंगे, इसीलिए मुझे गैप रखनी पड़ती है। वो साइंटिफिक है बच्चों, हर चीज में साइंस है। आप बस अपना देखने का नजरिया बदल दीजिए, अपने आसपास में चीजों को होते हुए देखिए और सोचिए कि ऐसा क्यों। ये चीज आप होप आपको क्लियर है। तो आइए देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन।
हमको बेसिकली यहाँ पर तीन टाइप ऑफ एक्सपेंशन पढ़ना है, लीनियर, सुपरफिशियल या एरियल, और तीसरा वॉल्यूम एक्सपेंशन। हम समझेंगे सभी चीज को वन बाय वन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लीनियर एक्सपेंशन का। अब ये लीनियर एक्सपेंशन का मतलब क्या है? इसका मतलब हमारा जो एक्सपेंशन होगा रॉड में वो सिर्फ वन डायरेक्शन में होगा, लीनियर डायरेक्शन में होगा। तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर मेरे पास एक रॉड है जिसकी इनिशियल लेंथ है L0। L0 मैंने क्या मान लिया बच्चों, उसकी इनिशियल लेंथ, ठीक है। अब मैं क्या असम्पशन ले रहा हूं कि यहाँ पर ये थिकनेस है ये बहुत ज्यादा कम है और इस डायरेक्शन में टेम्परेचर के साथ कोई इलॉन्गेशन नहीं होगा। जितना भी इलॉन्गेशन होगा सिर्फ अलोंग द लेंथ होगा। मतलब जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, डेल्टा टी टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया, तो यहाँ पर ये इलॉन्गेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, राइट। बहुत मिनिमल इलॉन्गेशन होता है, कोई बहुत ज्यादा इलॉन्गेशन नहीं होता। तो मान लीजिए ये लेंथ हो गई फाइनल लेंथ LF, ठीक बात। अब जो इलॉन्गेशन आया बेसिकली क्या वो इतना सा है, दैट इज दिस इलॉन्गेशन इज डेल्टा L, राइट। अब आपको एक चीज समझनी होगी कि ये जो इलॉन्गेशन होता है ये काफी छोटा होता है, राइट। अब ये इलॉन्गेशन किन चीजों पर डिपेंड करता है? तो प्रैक्टिकली हमने देखा कि जो इलॉन्गेशन होता है डेल्टा L वो प्रोपोर्शनल होता है L0। L0 क्या है? इनिशियल लेंथ। जितनी लंबी रॉड होगी उतना ही ज्यादा उसमें इलॉन्गेशन होगा, ठीक। चलिए दूसरी चीज हमने देखी कि जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज्यादा इलॉन्गेशन की प्रोबेबिलिटी होती है, उतना ज्यादा इलॉन्गेशन होता है, ठीक। चलिए अब ये है क्वेश्चन 1 और ये है क्वेश्चन 2। इन दोनों को जैसे कंबाइन करूंगा तो मैं बताएगा डेल्टा L is proportional to L0 delta T, राइट। मैथमेटिक्स में हमारे पास रूल है, जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो बच्चों में क्या नाम आता है? कांस्टेंट। तो यहाँ पर डेल्टा L is equals to some constant L0 delta T। अब आप बोलोगे यार ये तो प्रोपोर्शनलिटी साइन नहीं, यहाँ पर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। दिस इज कॉल्ड एज लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, coefficient of linear expansion, right? Okay, now अब एक चीज आपको कॉमन सेंस से पता चलेगी कि ये जो डेल्टा है होता है ये बहुत 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 छोटा होता है। क्यों ऐसा होता है? मान लीजिए मेरे पास एक मीटर की रॉड है, तो मैंने गर्म किया तो ऐसा नहीं हुआ 1 किलोमीटर की बन गई, राइट। जो इलॉन्गेशन होगा वो मिलीमीटर में होगा, बहुत ही पॉइंट मिलीमीटर में, ठीक है, 0.1, 0.2 और 0.01 इसके आसपास। इसका रीजन क्यों है? क्योंकि जो अल्फा होता है इसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है, ये होती है पॉजिटिव होता है और 10⁻⁻⁵ के आसपास के ऑर्डर के होता है। ये अल्फा छोटा है, देयरफॉर जो इलॉन्गेशन होता है ये काफी छोटा होता है बच्चों, ठीक है। चलिए अब यहां तक की जो थ्योरी थी ये हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ है, लेकिन हम थोड़ा सा लेवल एनहांस करें अपना तो एक चीज हमको समझ में आएगी। अगर हम मेंस और एडवांस की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, यूजुअली डेल्टा क्या है? इलॉन्गेशन। अगर मुझे टोटल इलॉन्गेशन निकालना है, ध्यान से समझो, अगर मुझे टोटल इलॉन्गेशन निकालना है तो हम क्या करते हैं? हम उठा के इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो अगर मैंने इंटीग्रेट कर दिया इसको तो डेल्टा क्या है? छोटा सा इलॉन्गेशन। अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो ये जाएगा टोटल इलॉन्गेशन, राइट। टोटल इलॉन्गेशन को मैं डेल्टा L लिख रहा हूँ, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो भाग निकाल लो अल्फा L0। मैं मानता हूं कि अल्फा भी कांस्टेंट है और इनिशियल लेंथ भी कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन डेल्टा T हो जाएगा फाइनल टेंपरेचर माइनस इनिशियल टेंपरेचर, राइट। डायरेक्ट फार्मूला आ जाता है, आप ये लगा के सिंपल फार्मूला को लगा के आंसर ला सकते हैं। लेकिन अगर हम थोड़े से अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स की बात करूं तो वो बोलते हैं कि जो अल्फा है ये हमारे सिस्टम का कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। अब ये जो अल्फा है ये दो तरीके से वेरी कर सकता है बच्चों। अल्फा या तो टाइम के साथ साथ या तो टेम्परेचर के साथ वेरी करे या फिर पोजीशन के साथ वेरी करे। अब मान लीजिए मेरी रॉड है और इस रॉड को मैं हीट कर रहा हूं। कैसे हीट कर रहा हूं? यहाँ पे मैं हीट कम दे रहा हूं, यहाँ पे टेम्परेचर में कम दे रहा हूं और यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा दे रहा हूं। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं टेम्परेचर बढ़ाते जा रहा हूं, ठीक है। तो अब जो इलॉन्गेशन होगा बेसिकली वो हर पार्ट में लीनियर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर कम टेम्परेचर दूंगा मैं इतने पार्ट को, है ना, इतने पार्ट को कम टेम्परेचर दूंगा तो कम इलॉन्गेशन होगा, इतने पार्ट को मैं ज्यादा टेम्परेचर दूंगा तो ज्यादा इलॉन्गेशन होगा, ठीक है। तो मान लेता हूं कि जो टेम्परेचर का फंक्शन बनाया मैंने अल्फा है वो क्या है? AT प्लस B वाला फॉर्मेट में, A भी कांस्टेंट है, T टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, तो अब ये टेम्परेचर का फंक्शन हो, राइट।
So here if you want to find delta L, then you have to dl equals to L naught alpha delta t का इंटीग्रेशन, डेल्टा t को मैं dt लिख देता हूँ, so it will be L naught कांस्टेंट है बाहर जाएगा, ये जाएगा at plus b dt का इंटीग्रेशन। अब यहाँ से आप वैल्यूज पुट कीजिए जो भी गिवन क्वेश्चन में, और आप टोटल इलॉन्गेशन का रॉड निकाल सकते हैं। क्लियर? आसान है, बिल्कुल टफ नहीं। अब देखिए ध्यान से, अगर मेरा अल्फा पोजीशन के साथ चेंज करे, इसका मतलब मैंने रॉड ली और मैंने इसको हर dx एलिमेंट में, छोटे छोटे एलिमेंट में ऐड कर दिया, dx 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 क्या है, ये देखो ध्यान से बच्चों, ये मैंने एक dx एलिमेंट लिया है, ठीक है। अब इसमें इलॉन्गेशन कितना हुआ है, मान लेता हूं डेल्टा एल हुआ है। कितना इलॉन्गेशन हुआ है? डेल्टा एल। इतने से dx रॉड मैं मान लेता हूं जो अल्फा है वो अल्फा वेरी कर रहा है मेरा ax + b वाला फॉर्मेट, ठीक है। कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन में, जो आपको गिवन हो आउट कर देना। अब यहां पर देखोगे तो इधर डेल्टा एल इक्वल्स टू, आपको पता है यहां से फॉर्मूला देखो, डेल्टा एल इक्वल्स टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी होता है, राइट। यहां पर लिखेंगे एल नॉट इसकी लेंथ, यहां पर हमने डेल्टा एल, इसकी लेंथ कितनी मानी है? dx। डेल्टा x क्या है? इलॉन्गेशन इन dx। ये जो dl है बेसिकली, ये इलॉन्गेशन किसमें? ओरिजिनल लेंथ में। ओरिजिनल लेंथ कितनी है? डेल्टा x। करेक्ट? ओके, तो जाएगा L नॉट इनटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू दैट इज ax + b इनटू डेल्टा t, ठीक है। अब यहां पर मुझे एक चीज मानना पड़ेगी कि मैं हर dx एलिमेंट को जो टेंपरेचर डिफरेंस दूंगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो जैसे मैं इंटीग्रेशन के बाहर निकालूंगा तो कौन बाहर आ जाएगा? इस बार डेल्टा t बाहर आएगा, डेल्टा t मतलब फाइनल टेंपरेचर माइनस इनिशियल टेंपरेचर, और अंदर कौन रहेगा? ax + b। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए विद इन द प्रॉपर लिमिट्स, आपको जो इलॉन्गेशन है बच्चों डेल्टा एल इलॉन्गेशन आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बस आपको फील आनी चाहिए कि हाँ हर बार अल्फा कांस्टेंट होए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन 99% केसेस में अल्फा कांस्टेंट मिलेगा, आपका प्रॉब्लम बेहद आसान होगा। तो आइए बच्चों अब बात करेंगे सुपरफिशियल या एरियल एक्सपेंशन की। अब ये क्या होता है? हमने अभी पढ़ा लीनियर एक्सपेंशन, राइट। वहां पे लेंथ इंक्रीज हो रही थी, यहाँ पे एरिया इंक्रीज होगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एरियल एक्सपेंशन, ठीक है। चलिए, मान लेता हूं मैंने एक एरिया लिया, एक शीट ली जिसकी लेंथ L है, विड्थ b है, और इसको मैंने हीट कर दिया, राइट। जैसे मैं हीट करूंगा तो उसमें इलॉन्गेशन हो जाएगा। मान लेता हूं मैं फाइनल इसकी जो विड्थ हो गई है bf हो गई है और फाइनल लेंथ lf हो गई, ठीक। आपने लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला पढ़ा है कि लीनियर एक्सपेंशन चेंज इन लेंथ का डेल्टा एल, क्या वो L नॉट अल्फा डेल्टा t होता है, राइट। सिमिलरली क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि LF माइनस LI, चेंज इन लेंथ क्या होगा? ये फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ इज इक्वल्स टू इनिशियल लेंथ अल्फा डेल्टा t, मतलब फाइनल लेंथ को क्या लिख सकता हूं मैं? L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा t। बच्चों ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप याद कर लेना इसको, है। अब देखिए ध्यान से, इसका मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि यहां पे जो इलॉन्गेशन हो रहा है वो इस डायरेक्शन में भी हो रहा है और इस डायरेक्शन में भी हो रहा है, दोनों डायरेक्शन में इलॉन्गेशन हो रहा है ऐसे, ठीक। इधर भी हुआ, इधर भी हुआ, ओके। दोनों डायरेक्शन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन क्या मान रहा हूं मैं? अल्फा ही मान के चल रहा हूं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक। चलो, अब मैं इनिशियल एरिया लिखूं a नॉट, तो क्या L into b होगा, ठीक बात। अगर मैं फाइनल एरिया लिखूं AF, तो क्या होगा? LF into BF, फाइनल लेंथ इनटू फाइनल विड्थ। अब देखो LF की वैल्यू डाल दो, ये जाएगा L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा t, और BF की वैल्यू क्या हो जाएगी? B नॉट दैट इज B इनटू, यहां पे L है तो मैं L ले लेता हूं ना, लेंथ ले ली L इनटू B 1 प्लस अल्फा डेल्टा t। समझ में आ रहा है? बेसिकली क्या हो रहा है ना, इस डायरेक्शन में जब लेंथ इंक्रीज हो रही है तो मैं ये वाला लेंथ लूंगा, और इस डायरेक्शन में जब लेंथ इंक्रीज हो रही है तो ये लेंगे, ठीक। चलो, अब क्या करना? मल्टीप्लाई कर दो, ध्यान से यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा LP इनटू इन दोनों का स्क्वायर करना है ना, मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट। अब आप ध्यान से देखिए चीज, मैंने बताया आपको कि जो अल्फा की वैल्यू वो होती काफी छोटी होती है। अगर अल्फा बहुत छोटा है तो आपको समझ रहा कि इसका स्क्वायर तो ऑलमोस्ट 0 ही हो जाएगा,
इसके कंपैरिजन 1 के कंपैरिजन ये क्वांटिटी बहुत 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 क्या है बच्चों, छोटी है। ठीक, तो ये जाएगा मेरे पास Lp 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, अब ध्यान से देखो ए फाइनल। अब Lp क्या है, ए इनिशियल, तो मैं इसको लिख सकता हूं ए फाइनल इक्वल्स टू ए इनिशियल 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, अब इस 2 अल्फा को बेसिकली एक नया नाम देते हैं हम, इसको हम बोलते हैं बीटा। दिस कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। अब ये तो मैंने आपको दिलाया है इसका फील कि बेसिकली निकालते कैसे हैं। ठीक है, अब ध्यान देखना एक बात को, अगर आप ध्यान से देखें तो नॉर्मली बुक्स में क्या गिवन होता है, बुक्स में गिवन ऐसा होता है कि ये इनिशियल एरिया ए नॉट है, जैसे ही टेम्परेचर चेंज करूंगा तो चेंज इन एरिया होगा डेल्टा है। डेल्टा है किसके प्रोपोर्शनल होगा, इनिशियल एरिया, जितना बड़ा इनिशियल एरिया उतना ज्यादा इलॉन्गेशन। फिर डेल्टा है इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। व्हेन यू कंबाइन these two equations you will get a naught delta t. When you remove this proportional sign you have to bring one constant, so change in area is equals to beta a naught delta t. ठीक, और बाद में वो बोलते हैं कि ये बीटा जो कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन है या कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन है, उसकी वैल्यू 2 अल्फा होती है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको फील समझना है कि अब आता कैसे है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं बच्चों, नोट करने वाली बात ये कि यहां पर हमने मटेरियल को आइसोट्रोपिक माना है। क्या माना बच्चों, आइसोट्रोपिक। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या माना हमने, आइसोट्रोपिक। ठीक, आइसोट्रोपिक मतलब इसके जो डायमेंशन में चेंजेस आ रहे हैं वो इक्वल आ रहे हैं हर डायरेक्शन में। मैंने आपको देखा अल्फा इस डायरेक्शन पे अल्फा माना, इस डायरेक्शन भी अल्फा ही माना है। ठीक, चलिए, अगर मटेरियल एनआइसोट्रोपिक होता तब क्या होता, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तब क्या होता बच्चों, तब इस डायरेक्शन में लेंथ अलग चेंज होती है। मान लो इस डायरेक्शन में लेंथ चेंज हुई यहां तक और इस डायरेक्शन में लेंथ बहुत कम चेंज हुई, समझ रहे हैं? दिस इज कॉल्ड एज एनिसोट्रोपिक। अलग अलग डायरेक्शंस में बॉडी अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करती है। तो मुझे मानना पड़ता है यहाँ पे कि फिर इस डायरेक्शन में अल्फा 1 है और वाई डायरेक्शन में अल्फा 2 है। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दोनों डायरेक्शन में अलग अलग मानना पड़ता, और अलग अलग मानना पड़ता तो यहाँ पे आता अल्फा 1, यहाँ पे आता अल्फा 2। ठीक बात है, समझ तो जितना आसान है, टफ नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ होता फिर ये अल्फा 1 into अल्फा 2 into डेल्टा टी स्क्वायर, लेकिन फिर भी हम इसको क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। और यहाँ पे अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 into डेल्टा टी आता। तो यहाँ पर आ जाता आपके चेंजेस क्या हो जाते हैं, 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, और फिर यहाँ पे 2 अल्फा की जगह क्या आ जाता है बच्चों, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। क्योंकि हमने आइसोट्रोपिक मटेरियल माना है इसलिए अल्फा 1 अल्फा 2 बराबर है, और बराबर है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप सिंपल ले सकते हैं डायरेक्ट 2 अल्फा, लेकिन एक्चुअली में बीटा की वैल्यू जो होनी चाहिए वो होना चाहिए अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। फील आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है? तो अगर डिफरेंट डायरेक्शन में बॉडी डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो कर रही है तो हम मटेरियल को एनिसोट्रोपिक मटेरियल मानेंगे। और एनिसोट्रोपिक मटेरियल के लिए कैलकुलेशंस आसान है, बस फील दिलाने के लिए मैंने आपको ये चीज डिराइव करके बताई थी कि यार हम डायरेक्ट निकालते तो हमको बहुत दिक्कत होगी, लेकिन आपको फील समझ में आया होगा कि हाँ आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो और समझ में भी पूरा आ रहा है। क्लियर है बच्चों? चलिए बहुत बढ़िया। अब हम देखेंगे वॉल्यूम और क्यूबिकल एक्सपेंशन। मान लीजिए हमारे पास एक क्यूब है, अब इस क्यूब के डायमेंशन a, b और c दे देता हूं, ठीक है? लेंथ विड्थ हाइट मैंने a b c मान ली है, ठीक। अब ध्यान से देखिए, यहां पर आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि अगर मैं इसको हीट करूंगा, हीट करने से क्या होगा, हर डायरेक्शन में एक्सपेंशन होगा, ठीक बात। हर डायरेक्शन में अगर एक्सपेंशन हुआ तो जो आपको फाइनल फिगर दिखेगा वो थोड़ा बड़ा दिखेगा इससे, ठीक है? तो वहां पे
जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वॉल्यूम होगा, और चेंज इन वॉल्यूम प्रोपोर्शनल होगा टेंपरेचर डिफरेंस के। जैसे ही आप इन दोनों को इक्वेट करोगे तो आएगा v डेल्टा t, और प्रोपोर्शनल के साइन हटाने के बाद आपको लगाना पड़ेगा कांस्टेंट। वो कांस्टेंट होगा बच्चों गामा, गामा v डेल्टा t। दिस गामा इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब इसी को हम फील्ड के साथ भी कर सकते हैं। कैसे? इनिशियल वॉल्यूम हम ले लेंगे a into b into c, फाइनल वॉल्यूम ले लेंगे हम a फाइनल into b फाइनल into c फाइनल, और जैसे हमने एरिया में एक्सपेंशन किया था मल्टीप्लाई करके, आप वॉल्यूम में भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात करूं, जो गामा into v into डेल्टा t, बेसिकली गामा की वैल्यू होती है 3 टाइम्स अल्फा। ठीक है, कौन सा मटेरियल्स के लिए बच्चों? शाबाश, आइसोट्रोपिक मटेरियल्स के लिए। आइसोट्रोपिक मटेरियल्स के लिए ये होती है 3 अल्फा। लेकिन अगर मैं एनिसोट्रोपिक की बात करूं तो वहां पे गामा की वैल्यू रहेगी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको पता होना चाहिए कि वेरिएशन कैसे होते हैं। ठीक बात? चलो अब लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा। राइट, ओके। तो आपको पता बच्चों, अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है, बीटा कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल ऑफ और एरियल एक्सपेंशन होता है, दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स अल्फा, एंड गामा क्यूबिकल और वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, दिस इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स अल्फा। ये मैं किसके लिए लिख रहा हूं? आइसोट्रोपिक मटेरियल्स के लिए। तो रिलेशन क्या होगा इनके बीच में? अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू गामा बाय 3। इंपॉर्टेंट रिजल्ट कई बार न्यूमेरिकल्स में आपसे पूछा जा सकता है। आई होप यहां तक की कहानी आपको पूरी क्लियर हो। तो आइए बच्चों देखते हैं कुछ अच्छे एल्टीट्यूड्स। यहां पर एक शीट है मान लीजिए, और इस शीट में मैंने x रेडियस का एक कैविटी बना दी, होल बना दिया है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको मैंने हॉट बना दिया। कैसे? हीट दे दी मैंने। ठीक, टेंपरेचर इंक्रीज होने लगा। इंक्रीज होगा तो आपको पता है इसका डायमेंशन चेंज होंगे। मेरा सवाल आपसे है कि ये जो होल है इसका रेडियस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? आपको सोचना है। ठीक, आई होप आपने सोच लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंक्रीज होगा। अभी बच्चे बहुत सारे सोच रहे होंगे यार कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ कैसे? गड़बड़ है कि उनको लग रहा है कि जैसे डायमेंशन इंक्रीज होंगे तो हर तरफ से होंगे, इधर भी होगा इधर भी होगा डायमेंशन इंक्रीज। अगर डायमेंशन इंक्रीज हुआ तो ये जो कैविटी है ये छोटी हो जाएगी। राइट, ऐसा लग रहा होगा ना? लेकिन एक बात ध्यान से समझिए, मैं मान लेता हूं कि ये 2 एटम है। ठीक, एटम के बीच में बॉन्ड लेंथ होती है, ये बॉन्ड लेंथ। ठीक, जैसा मैंने हीट किया तो जो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी डिक्रीज। अपन ने देखा था एसिमेट्रिक नेचर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का, याद है? तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी टेंपरेचर के साथ, अगर टेंपरेचर के साथ बढ़ रही है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा। अब ध्यान से देखिए, इस प्लेट को आप मान लीजिए कि बहुत सारे एटम्स से मिलकर बनी हुई है। ऐसे पास में क्या है? एटम्स। राइट, अब कॉमन सेंस लगाओ, क्या टेंपरेचर बढ़ाने पे सेपरेशन बढ़ेगा घटेगा? सेपरेशन बढ़ेगा। बहुत बढ़िया। अगर सेपरेशन बढ़ेगा इसका मतलब जो ये सर्कल है ये अब यहां हो जाएगा, सेपरेशन बढ़ा। करेक्ट, तो डायमेंशन बढ़ेगा, इंक्रीज होगा रेडियस। अब एक लॉजिक और देता हूं मैं। मान लीजिए कि ये शीट है ये इनफाइनाइट सर्कल से बनी हुई है। मैं मान सकता हूं ऐसा, इनफाइनाइट सर्कल से मिलकर क्या बनी हुई है? मान लो छोटे ढेर सारे सर्कल लिया, और मान लो कि ये शीट बनी हुई है छोटे सर्कल से बनी हुई है। जैसे ही आप एक सर्कल को हीट देते हो एक सर्कल बड़ा हो जाएगा, तो उसके कंसेक्यूटिव सारे सर्कल बड़े हो जाएंगे। सर्कल बड़े हो गए तो टोटल कैविटी का रेडियस भी इंक्रीज होगा। लॉजिक वन। दूसरी चीज एक समझिए आप, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर हर डायमेंशन इंक्रीज होता है, ये याद रख लीजिए बस। ठीक है, तो आपको हमेशा समझ में आ जाएगा कि हाँ बिल्कुल सही, टेम्परेचर बढ़ा तो कैविटी का रेडियस बढ़ गया।
क्लियर? चलिए दूसरा मजेदार क्वेश्चन, यहां पर दो क्यूब है, एक है सॉलिड एक है हॉलो, सेम मटेरियल सेम डायमेंशन सब कुछ सेम, दोनों को सेम टेम्परेचर दिया है, दोनों को हीट कर दिया। अब आपको बताना है कि किसमें इलॉन्गेशन ज्यादा होगा, फाइनल लेंथ किसकी ज्यादा होगी, इसकी, इसकी या दोनों की सेम? द करेक्ट आंसर इज दोनों का जो फाइनल डायमेंशन होगा बच्चों वो सेम ही होगा। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखिए, जितना लेंथ इसका बढ़ेगा उतना ही लेंथ इसका भी बढ़ेगा, राइट? और जो सॉलिड है आप उसको मान लो कि छोटे 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 हॉलो क्यूब से मिलके बना हुआ है, तो छोटे छोटे जो हॉलो क्यूब्स का इलॉन्गेशन होता 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 फाइनली जो लास्ट वाला जो हॉलो क्यूब मिलेगा आपको उसी का इलॉन्गेशन इसके बराबर हो जाएगा। तो दोनों में डायमेंशन में कोई चेंज नहीं आएगा अगर मटेरियल सेम है और टेम्परेचर डिफरेंस सेम है तो। क्लियर? चलिए एक और बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर हमें गिवन है कि एक शीट है जिसको मैंने यहां से कट करके फेंक दिया, ठीक? पहले सेंटर ऑफ मास का था यहां था, ठीक? जब मैंने कट नहीं किया था सेंटर ऑफ मास यहां था, अगर मैं एक्सपांड करता इसको तो बेसिकली ये कुछ ऐसा हो जाता, सेंटर ऑफ मास अभी भी नहीं होता, ठीक है? लेकिन मैंने क्या किया, कट करके मैंने फेंक दिया। अब सेंटर ऑफ मास कहां गया बच्चे? यहां आ गया होगा, ठीक है? अब मैंने इसको हीट किया, बताओ बच्चों सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज हुई होगी या नहीं होगी? सो द करेक्ट आंसर विल बी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होती, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर ही रहेगा, वहीं रहेगा। जितने डायमेंशन हर जगह से डायमेंशन बराबर बराबर इंक्रीज हो जाएंगे सच दैट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स सेम, वहीं रहेगा जहां पहले था। आया समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता, कभी कभी टूटने से शुरुआत भी होती है। स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। Physics.